आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे दैट इज फ्रिक्शन। तो पहले हम समझें कि व्हाट इज फ्रिक्शन। अगर हम बोलें कि फ्रिक्शन क्या होता है तो इसको हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच अपोजेस मोशन इज फ्रिक्शन। कोई भी चीज जो मोशन को अपोज करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जो आपका फ्रिक्शन होता है ये आपका दो तरीके का हम देखेंगे। पहले एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर नॉट इन रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर। अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं, हम देखें क्या क्या लॉज होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का पहला लॉ कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। देखिए ये जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। जिस साइड बॉडी मूव करना चाहेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन कितना हो? जीरो हो। देखिए यहां पे ये दोनों बॉडी मूव नहीं कर रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या बोला है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक। सेकंड जो लॉ बोलता है ये कहता है the magnitude of force of friction is exactly equal to the force which tends to move the body। देखिए ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा इस फोर्स के जितना आता है। देखिए किस तरीके से, सपोज आपने यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहां पे 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा। आपने जब यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। अगर आपने यहां पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहां पे 3 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। यहां पे फोर्स उतने न्यूटन का कब तक जनरेट होगा? जब तक बॉडी आपकी रुकी हुई रहेगी। अगर बॉडी चल दी, अगर सपोज हमने बोला कि यहां पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और अगर बॉडी यहां पे चल दी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 3 न्यूटन का आएगा, जिसको कि हम आगे चल के लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा करेंगे। तो मैक्सिमम, ये देखिए ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा? जब तक बॉडी आपकी रुकी हुई रहेगी। जब बॉडी चल देगी तो यहां पे डायनेमिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। तो अगला लॉ देखते हैं, इस पे हम फिर से आगे आएंगे। तो अभी तो इसने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द बॉडी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना यहां पे आप फोर्स लगाओगे जो कि बॉडी को यहां पे चलाने की कोशिश करेगा। इसका तीसरा लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने जो 3 न्यूटन का फोर्स लगाया था दैट वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये लॉ आपको बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। तो देखिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पे एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चूंकि यहां पे बॉडी आपकी रुकी हुई है इसलिए यहां पे हम इसको म्यू एस बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जनरली जो म्यू की वैल्यू रहती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 किसके लिए रहती है? अगर सरफेस स्मूथ है तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी? 0। म्यू की वैल्यू यूजुअली 0 और 1 के बीच में रहती है, ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर रबर का केस लें, 2 सरफेस है, दोनों रबर के बने हैं, तो म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा भी, 1 से ज्यादा भी आ जाती है। तो यहां पे जो एफ एल है आपका, इट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
यहाँ पे n आपका नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे म्यू एस क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फोर्थ लॉ कहता है, ये कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। फोर्थ लॉ कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक एरिया है, ये एरिया है और इसका जो वेट है, जो बॉडी है जिसका ये एरिया है, उसका वेट मान लीजिए ये 2 kg है, ठीक। और अगर मैंने क्या करा, इसका एरिया बढ़ा दिया, एरिया देखिए मैंने क्या करा, इसका बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी वेट कितना है, 2 kg ही है। तो दोनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इन दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि वेट आपका कितना है, 2 न्यूटन का है। इसलिए हमने कहा है, ये लॉ कहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। जो फिफ्थ लॉ है इसका, वो कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, रफनेस पे डिपेंड करेगा। अगर सरफेस ज्यादा रफ रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसी तरह अब हम देखते हैं व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, डायनेमिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी आपकी इस साइड स्लाइड कर रही है, देखिए इस साइड स्लाइड करते हुए आपको नजर आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग उसको कहते हैं। तो ये आपका था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपका रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन को भी हम डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। देखिए ये आपका रोल कर रहा है, ये आपका इस तरीके से रोल कर रहा है। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए मैंने जो डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाया है वो आगे की ओर बनाया है। हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखना है बॉडी का मोशन किस साइड होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स को लगाना है, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा आपका आता है पिवोट फ्रिक्शन। पिवोट फ्रिक्शन में क्या होता है, कैसे आपका ये शाफ्ट है, शाफ्ट का कुछ वेट होगा, वो एक्सियल लोड नीचे की ओर लगेगा, शाफ्ट आपका यहाँ पे रोटेट कर रहा है। जब शाफ्ट आपका रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, उसको हम बोलते हैं पिवोट फ्रिक्शन हम लोग कहते हैं। अब डायनेमिक फ्रिक्शन के भी कुछ लॉज होंगे, तो इसके हम लॉज देखते हैं। इसका पहला लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए बॉडी का मोशन इस साइड हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आपने क्या बनाया, अपोजिट बनाया। आपको बॉडी का मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखना है, दो सरफेस जहां पे टच कर रहे हैं। जैसे ये वाली बॉडी को तो आपको इस साइड जाती हुई नजर आएगी, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये बॉडी पीछे की ओर जा रही है, इसलिए इसके लिए मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आगे की ओर बनाया है। सेकंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन ये होता है। तो यहाँ पे एफ के इट इज अ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स है। यहाँ पे एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पे म्यू के क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स है। तीसरा लॉ इसका कहता है एज वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल डिक्रीज। अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा आती है। अब हम एक ग्राफ देखते हैं। देखिए ये ग्राफ है किसके बीच में, फ्रिक्शन फोर्स के बीच में और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ये आपका कुछ इस तरीके का बनता है। तो इस ग्राफ में ये जो ओ ए है, ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
वो किससे ये इंक्रीज होता है, लिनियरली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो ए पॉइंट आपका है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अवर लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर हम ग्राफ में आगे जाते हैं, इसके आगे जाते हैं। बियॉन्ड ए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सीन टू डिक्रीज स्लाइटली। यहां पे देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है। फिर इसके आगे क्या होता है, इसके आगे एज द पोर्शन BC of the curve is parallel to the x-axis, therefore kinetic friction does not change with the applied force. It remains constant whatever the applied force. अब इसके आगे क्या हो रहा है, आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, आपकी कांस्टेंट हो गई। तो हमने डायनेमिक फ्रिक्शन समझ लिया क्या होता है, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लिया। अब हम थोड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी समझ ले, जिसकी जरूरत आपको इस टॉपिक में पड़ेगी। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, यहां पे इसका वेट कितना है W, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर लग रहा है। हम यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है। हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैंने यहां पे R1 से रिप्रेजेंट करा है, और सेकंड यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, इसलिए मैंने फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड बनाया है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, μr1। तो ये जो मैंने μr1 लिया है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का जो भी रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे फाई की वैल्यू निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है, तो यहां पे देखिए मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो यहां पे एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में ये जो साइड आएगी ये μr1 के जितना रहेगी, दिस विल बी μr1, क्योंकि ये μr1 है तो ये भी μr1 होगी। और इस ट्रायंगल का जो बेस है ये r1 के जितना होगा। तो इसमें मैं क्या लगा दूंगा, tan फाई लगा दूंगा। tan फाई, फाई के सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, μr1। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज μr1 अपॉन r1। तो इससे आपकी tan फाई बराबर आप म्यू लिख सकते हैं। यहां से R1 से R1 कट गया तो tan फाई बराबर कितना आ गया, म्यू आ गया। या आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू लिख सकते हैं। तो ये फाई क्या है, इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक हमें एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ना है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। ये कहता है द मिनिमम एंगल ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी केप्ट ऑन इट स्टार्ट्स टू स्लाइड ड्यू टू इट्स ओन वेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी एक प्लेन के ऊपर रखी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, प्लेन का एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पे ये बॉडी जस्ट नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगी। एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पे ये वाली बॉडी जस्ट नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगी। वो एंगल जिस एंगल पे ये वाली बॉडी जस्ट नीचे की ओर स्लाइड कर जाती है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जिस एंगल पे ये वाली बॉडी जस्ट नीचे की ओर स्लाइड कर जाती है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे जो अल्फा मैंने लिया है ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है। तो ये बॉडी नीचे की ओर किसके कारण आई, खुद के वेट के कारण आई। देखिए हम निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज, अभी फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो सबसे पहले हम बॉडी का वेट लगाएंगे। वेट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बॉडी के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आया। हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होके जा रहा है, इसको मैंने नाम दिया R1।
और सेकंड आपका लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी चूंकि नीचे की ओर आ रही है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स मैंने कहां लगाया, ऊपर की ओर लगाया। कितना लगाया, म्यू आर वन। यहां पे आर वन क्या है, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे आर वन क्या है, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए यहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया और ये क्या लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आता है, तो ये एंगल आपका कितना आएगा, अल्फा डिग्री आएगा। अब देखिए हम हमारे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम नजर आ रहा है। हम देखिए W को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा हटा देता हूं। W के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा W कॉस अल्फा, सेकंड बनेगा W साइन अल्फा। अब W वाला फोर्स आपका हट जाएगा, तो W साइन अल्फा वाला जो फोर्स है वो क्या करेगा, इस इंक्लाइंड प्लेन को नीचे की ओर लाएगा। W साइन अल्फा क्या करेगा, इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की ओर लाएगा। तो बॉडी को नीचे की ओर कौन ला रहा है, W साइन अल्फा। तो हम क्या करें, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर दें। हम यहां पे लिख सकते हैं म्यू आर वन इज इक्वल टू W साइन अल्फा। म्यू आर वन इज इक्वल टू W साइन अल्फा, और हम लिख सकते हैं आर वन इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। ये दो इक्वेशन बन गई। तो यहां पे आर वन की जगह मैं W कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं म्यू आर वन की जगह W कॉस अल्फा पुट कर दिया, तो म्यू W कॉस अल्फा इज इक्वल टू W साइन अल्फा। W से आपका W कट जाएगा, मतलब अपन लिख सकते हैं म्यू बराबर टेन अल्फा। साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, इसको डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा को कॉस अल्फा से, तो ये टेन अल्फा आ जाएगा। तो म्यू बराबर कितना आ गया, टेन अल्फा। अब यहाँ पे म्यू बराबर टेन अल्फा आया और यहाँ पे आपने लिखा म्यू बराबर टेन फाइव। मतलब आप लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर टेन फाइव। मतलब आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5। मतलब आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। ये वो मिनिमम एंगल होता है जिस एंगल पे बॉडी जस्ट नीचे की ओर स्लाइड कर जाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिसको कि यहां पे मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालना और समझें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। देखिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। हमको इसके लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक का वेट लगा देंगे, सीजी पे लगा देंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देंगे। इस ब्लॉक के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है। हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन और सेकंड लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए ये ब्लॉक आपका इस साइड जाना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, दैट इज म्यू आर वन। तो इस ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर आप लगाएंगे। मान लीजिए कि एक कोई आदमी है, ये जमीन पर चल रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको सोचना है कि इसके लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। तो देखिए ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आदमी के पाँव का इस जमीन के साथ। हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दैट इज R1। आदमी क्या करेगा, जमीन पे पांव रखेगा और पीछे की ओर खींचेगा। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसके पांव का मूवमेंट कहां हो रहा है, पीछे की ओर हो रहा है। इसलिए यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, आगे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, म्यू R1 लगेगा। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, इसके कारण लॉसेज होता है, एनर्जी लॉसेज होता है ना। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आदमी जमीन के ऊपर नहीं चल पाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स होना भी जरूरी है। एक और प्रॉब्लम देखें, इस तरीके का प्रॉब्लम हम आगे चल के करेंगे, लेकिन पहले यहां पे मैं आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स समझा देता हूं। देखिए यहां पे हम P फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहां पे P फोर्स लगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम में तो हमको निकालना रहेगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ P फोर्स आप कितना लगाएंगे कि ये जस्ट रोटेट कर जाए। तो ये कैसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढेंगे, तो इस वाले के लिए दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, सेकंड लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बनाना है, इस P फोर्स के कारण ये वाला व्हील इस तरीके से रोटेट करेगा। देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे नीचे आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगाएंगे, आप ऊपर की ओर लगाएंगे। कितना लगाएंगे, म्यू R1 लगाएंगे। फिर जब आप इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहले नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, दैट इज R2।
देखिए नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, और इस पॉइंट पे इस व्हील का मूवमेंट देखिए कैसा होगा, ये आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे ये व्हील पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर आप लगाएंगे, कितना लिखेंगे, दैट इज μr2 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ये आपका फिगर है, इसमें अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाना है, प्रॉब्लम में ये कहेगा कि यहाँ पे मिनिमम कपल आप कितना लगाएंगे कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन और सेकंड लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस पॉइंट के लिए देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आप किस तरीके से बनाएंगे, इस कपल के कारण ये जो व्हील है आपका इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट पे ये नीचे की ओर आ रहा है, मतलब यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरीके से लगेगा ऊपर की ओर, कितना लगेगा, μr1। इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। अब इस पॉइंट पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो यहां पे सबसे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे। सेकंड, यहां पे आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाना है। तो इस कपल के कारण ये बॉडी आपकी इस तरीके से रोटेट करेगी। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करते हुए नजर आ रही है। तो इस पॉइंट पे बॉडी कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, μr2 लगेगा। तो इस तरीके से हमको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपने प्रॉब्लम्स में बनाना रहेगा।